ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है ना, ये क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया के, भैया इंडस्ट्रीज इन इंडिया की बात कर रहे हैं। अब जूम सही है ना? सही है सर। चलो चलो ओके ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है यजुष? सर इंडस्ट्री इकोनॉमी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, रॉ मटेरियल से मटेरियल क्लियर करता है सर। ठीक है। देखो इंडस्ट्रीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब समझो, एक बात बताओ, अगर कोई देश है, अगर जैसे आप इंडिया की बात कर रहे हो या कोई भी देश हो, अगर उसको आगे ग्रो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? अच्छा, 3 सेक्टर्स होते हैं यजुष, कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं ना, पता है? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और एक और होता है, नाम ठीक, याद नहीं आता सर अभी। ओके। 3 सेक्टर्स जो होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्शरी, है ना? तो प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें आप देख रहे हो कि भाई एग्रीकल्चर, जो चीज नेचर से ले रहे हो वो तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर होता है। जैसे तुमने एग्रीकल्चर क्या किया, सीधे नेचर से, जमीन से लिया, ठीक है, वो तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो सेक्टर होता है जो मैन्युफैक्चर करता है। मान लो, समझ रहे हो, जैसे तुमने प्राइमरी सेक्टर में क्या किया, गेहूं लगाया अपने खेती में, ठीक है। अब उस गेहूं का तुमने क्या किया, अपनी इंडस्ट्री में यूज किया, किस लिए? आटा बनाने के लिए, ठीक है। अब वो इंडस्ट्री में क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर का काम। बट अब टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर का सिंपल काम क्या है, उस चीज को जो मैन्युफैक्चरिंग हो रखी है सेकेंडरी सेक्टर में, उसको किसी तरीके से आप तक पहुंचाना। ये सर्विस सेक्टर का काम है, जो टर्शरी सेक्टर, ठीक है, ये समझ गए? अब देखो इसका सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एग्जांपल देखो, जैसे तुमने क्या किया, अपने खेत में क्या लगाया, वीट लगाया, है ना? ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद क्या किया तुमने, प्राइमरी सेक्टर के बाद तुमने क्या किया, इसको सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया, इंडस्ट्री में दे दिया। इंडस्ट्री में इसका क्या बन गया, आटा, ठीक। अब जैसे तुम्हारे घर में आता होगा शक्ति भोग आटा, है ना, आता है, या कोई भी आटा हो जो कंपनी का हो, वो क्या है, वो यही इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री ने क्या किया, पैकेजिंग की और तुमको बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी उसने अपनी सर्विस दे दी। यही है तुम्हारा टर्शरी सेक्टर, समझ गए? तो ये 3 सेक्टर जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे इकोनॉमी के लिए। ये समझ में आया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, यस सर। है ना? बस ये अगर बेसिक समझ जाओगे तो तुम पूरी इकोनॉमी, चाहे अभी की हो चाहे आगे चल के भी हो, तुम इकोनॉमी का एकदम, ये बेसिक है। मतलब अगर तुम्हारे सामने कोई भी चीज आ रही है, जैसे मान लो तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे सामने कंप्यूटर भी है, तो ये क्या है, ये सर्विस के थ्रू तुम्हारे पास आया। प्राइमरीली ये कहां बना हुआ है, प्लास्टिक हुआ इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, इसको कंपाइल किया गया इंडस्ट्री में, सेकेंडरी सेक्टर में, तुम्हारे तक पहुंचाने का काम माइक्रोसॉफ्ट ने किया या किसी ने भी किया, ये टर्शरी सेक्टर हो गया, समझ गए? चलो हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया की बात करते हैं। अब देखो क्या होता है, ये समझ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है जिसने इंडिया को क्या किया है, आज यहां तक पहुंचा रखा है ना? अब बस ये है, जो इसकी स्पीड थी इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो बहुत स्लो है। इस वजह से हम क्या है, हम थोड़ा पीछे हैं। मतलब वो अलग बात है, दुनिया में टॉप पे हैं, बट जो स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग 1.4 बिलियन है, पता है कि हम लोग 1.4 बिलियन लोग हैं, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हमको टॉप पे होना चाहिए था जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, ठीक है, बट नहीं हुआ। तो इंडिया को क्यों जरूरत है, नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन? पहला कारण क्या है, इंडिया इज प्रीडोमिनेटली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। मतलब सिंपल है, हम लोग अभी तक किस पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही। हमारी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन किस पे काम कर रही है, देखो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। भाई एग्रीकल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ोगे। देखो समझो, अगर तुम एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो अगर तुमने घर में अपने क्या किया, अपनी खेती की, इस मंथ क्या किया तुमने, 1 हफ्ते क्या है, और एकदम जम के मेहनत की अपने खेत पे, और क्या किया तुमने, गेहूं लगा दिए, राबी क्रॉप है क्योंकि, ठीक है। अब तुमने क्या किया, अब पूरे 4-5 महीने तक अब तुम क्या करोगे, सिर्फ उसको बचाने का काम करोगे, ठीक है। उसको बचाने के लिए तुम क्या करोगे, 4 महीने अपने वेस्ट कर रहे हो। तो वो 4 महीने तुम क्या करते, अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते तो क्या होता, वो तुम्हारे हेल्पफुल होता, इंडस्ट्री तुम्हारा ग्रोथ भी होता। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीज क्या है, ये है एक प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ क्या है। आ गए अरविंद चौधरी भी आ गए, चलो कहाँ भाग गए थे भाई? डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलो ठीक है, मैं जरा चैट ऑन कर लेगा। ओके ओके ओके, ठीक है ना? अगर किसी को कुछ कहना होगा तो मैसेज कर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। एक सेकंड, हाँ। ओके, हो गया, अब सेट हो गया, चलो। अब अरविंद देर देर में आए हैं, तो अरविंद बताएंगे क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अरविंद। सर इंडस्ट्रीज का सेटअप खाली सेटअप? और उनको यूटिलाइज करना। चलो हाँ ठीक है। देखो सिंपल चीज क्या है, कैसे आप इंडस्ट्रीज का हेल्प कर रहे हो, इंडस्ट्रीज से हेल्प ले रहे हो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, या इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है, समझ गए? अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे पहले किस देश में आया पता है? सर इंडिया। इंडस्ट्रियल ब्रिटेन सर। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंडिया में आया? नहीं सर, नहीं। ब्रिटेन, यूरोप। यूरोप में, एक पर्टिकुलर कोई कंट्री होगा जहां से शुरू हुआ।
सर ब्रिटेन। ब्रिटेन, तुम लोगों ने पढ़ा होगा यार, अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही है तुम लोग की। ब्रिटेन में हुआ है, राइट। तो ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और किसकी वजह से आया था, कोई एक कारण? सब इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, वो तो प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया। सर ये 8th में पढ़ा था, कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक, इन्वेंशन ऑफ, आपका क्या क्या कहते हैं, स्टीम इंजन। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ कोल, क्योंकि आपको पता है कोल से ही स्टीम इंजन चला रहे थे। इन दोनों चीजों ने क्या किया है, और आयरन ओर, आयरन ओर तो मिल गया था, इस आयरन ओर से आयरन निकालना, ये तीन चार चीजें थी ऐसी जिसने हम लोग क्या कर दिया, एकदम से बदल दिया पूरे वर्ल्ड को। क्यों? क्योंकि वो जितनी फैक्ट्रीज थी उन सबके इंजन जो चल रहे थे, जो मशीन चल रही थी, वो स्टीम पे चल रही थी। तो स्टीम इंजन ने क्या किया, एकदम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत हेल्प की, प्लस कोल। ठीक, और प्लस हमारे इंडिया का क्या, कॉटन। इन सब चीजों ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एकदम बढ़ा दिया। तो अब देखो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों जरूरी है, पहला पॉइंट क्यों, इसलिए क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे अभी भी डिपेंडेंट। ठीक है, हमारे पास पूरे साल करने के लिए कोई काम नहीं है भाई। अगर आज हमने एग्रीकल्चर के लिए खेती में कुछ उगा दिया, तो बाकी टाइम हम क्या करेंगे? ठीक है, तो बाकी टाइम कुछ ना करें, तो इस वजह से क्या करना चाहिए, हमको सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। समझ गए यजुष? यस सर। ओके, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू आवर एग्रीकल्चर। अब देखो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वो हमारे एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करेगा। अब कल तुम दोनों लोग एग्रीकल्चर में गोला मार दियो, ये बताओ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करेगा? यजुष पहले तुम बताओ, सर एक बार और रिपीट करना। ये बताइए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे एग्रीकल्चर को कैसे हेल्प करेगा या सपोर्ट करेगा? सर उसका प्रोडक्शन भी बढ़वाएगा और सर एक्सपोर्ट करेगा ना सर दूसरे देशों में। ये सर इंडस्ट्रीज पैकेट। करेंगी सर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, अरे भाई सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा एंड फार्मर्स को बेटर फैसिलिटी। ये हम पूछ रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारे एग्रीकल्चर को क्या बेनिफिट है, अगर कहीं इंडस्ट्री लगी तो हमारे एग्रीकल्चर को क्या बेनिफिट है? सर बेटर फैसिलिटी मिलेगी सर खाद। जैसे? सर जैसे कि सर वो इंडस्ट्री खाद बना रही है तो सर इससे जल्दी मिल जाएगी। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा? सर मतलब लाइक प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर होगी, जैसे शुगर केन वगैरह है तो जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी देन फार्मर्स को ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज मिलेगी प्रोसेसिंग के लिए। हम्म, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, दोनों पॉइंट सही है। देखो सिंपल क्या है, अगर आपकी इंडस्ट्रीज हो रही हैं तो आपके एग्रीकल्चर में कैसे बेनिफिट, पहला जो यजुष ने बताया कि आप क्या करो, फर्टिलाइजर्स जो बनेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर इंडस्ट्रीज हैं तो आप सोचो, अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, ये जितनी इंडस्ट्रीज हैं, इन सबका बेनिफिट कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चर को ही तो मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है यजुष, कुछ पता है? सर जो रॉ मटेरियल से सर फूड बना है जैसे चिप्स वगैरह। जैसे चिप्स ना। यस यस। सर। ठीक है, फूड को अगर तुमने प्रोसेस करके यूज करना शुरू कर दिया, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, और वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। तुम अपने घर में अगर टोमेटो सॉस भी खा रहे हो तो उसमें जो टमाटर है वो एग्रीकल्चर से आया, उसको एक फैक्ट्री ने क्या किया है, प्रोसेस करके टोमेटो सॉस बना के तुमको दिया। समझ गए? चिप्स की बात कर रहे हो, आलू था जो एग्रीकल्चर से आया और उसको प्रोसेस करके लेस का चिप्स बना के तुमको दिया। तो ये क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे चिप्स से लेके पॉपकॉर्न से लेके कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर। समझ गए हो? तो यही कह रहे हैं कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, आपका एग्रीकल्चरल का और स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, अगर अभी आप सोच रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, कॉर्न उगा रहे हो, ठीक है, अगर एक्टिव पॉपकॉर्न ना बनाए, इतने हाई लेवल पे प्रोसेसिंग ना करें, तो सोचो इतने एक्टिव बिकेंगे, इतने पॉपकॉर्न बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको इतना किसी के पास होगा ही नहीं कि मतलब कि वहां जाके खरीद के लाए। एक्टिव ने क्या किया, उस फार्म से उठा के आपके मार्केट में, आपके घर में, आपके किचन में पहुंचा दिया। ये किसने किया, इंडस्ट्री ने किया। समझ गए? इसलिए इंडस्ट्री बेनिफिट करती है किसको, एग्रीकल्चर को। ये पॉइंट समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। ओके, चलो। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रीज क्या करती है, हमारे डिफेंस के लिए भी काम करती है। ठीक है, ये टैंक वैंक बनाने का काम इंडस्ट्रीज का ही है। ठीक है, फिर क्या, इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू कीप पेस विद द फास्ट मूविंग वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड नो हाउ। अब देखो इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो दुनिया तेजी से बढ़ रही है। अगर देखो तुमको एक चीज और बताते हैं, एक चीज है, इंडिया की जो वैक्सीन बनाने की इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है पूरे वर्ल्ड में। अगर किसी देश को वैक्सीन बनाना हो तो इंडिया से कंपीट कर ले, इंडिया आगे निकल जाएगी। इसीलिए देखो जब कोविड की वैक्सीन बनी थी तो इंडिया ने तुरंत वैक्सीन बनाई और इतनी बना ली कि पूरे वर्ल्ड को बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिया के पास जब इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो वो फास्ट मूविंग वर्ल्ड के साथ क्या कर सकता है, कंपीट कर सकता है, आगे लड़ेगा और उससे आगे भी पहुंच सकता है। समझ गए? तो ये क्या है, यस सर। ये इंडस्ट्रीज का फायदा है। फिर क्या है, वो मेक इंडिया सेल्फ, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएगा और इंडिपेंडेंट फॉर ऑल नीड्स। क्या? ठीक है, ये व्हाट हैपेंड नहीं, ये कुछ नहीं है। ये क्या करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करेगा,
हमारे को, इंडिया को क्या बनाएगा? सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या है? हमको किसी और के ऊपर निर्भर होने की जरूरत सर नहीं है। जरूरत क्या है? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, वही चीज है। हम लोग क्या करेंगे? अपनी चीजों के लिए अपने के पास ही रहेंगे, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। नीड समझ में आया सारा? 5 पॉइंट, यस सर। है ना? यस सर। अब लिख लो। अब आता है जोग्राफिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो कौन कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज को कहीं पे भी लोकेट होने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यजुष, तुम्हें इंडस्ट्री लगानी है, तो तुम क्या क्या चीजें देखोगे? पहली चीज देखोगे जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या देखोगे? कि भाई तुमको वहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं। मान लो तुमने एक ऐसी जगह फैक्ट्री लगा दी, एक ऐसी जगह फैक्ट्री लगाई जहां तक तुमको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, तुमने सोचा भाई यहां हम क्या लगाएंगे? चिप्स की फैक्ट्री लगाएंगे। बट लगाया कहाँ हो? एकदम समुद्र के एकदम किनारे, वहां कहीं आलू ही नहीं उग रहा है, तो कोई मतलब नहीं, तुमने जोग्राफिकल फैक्टर्स देखे ही नहीं। तो कहीं पे भी थोड़ी, अगर तुम्हारी मान लो जमीन ऐसी जगह पे, मान लो पहाड़ पे है, ठीक है, अब पहाड़ पे जमीन है और तुम सोचो मेरी वहां जमीन है, मैं वहीं पे चिप्स की फैक्ट्री लगाऊंगा। भाई पहाड़ पे है जमीन तो आप पहाड़ पे फैक्ट्री थोड़ी ना लगा सकते, वहां तक रॉ मटेरियल ही नहीं पहुंचेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है? एक और चीज जो है पावर सप्लाई। आपकी कोई भी इंडस्ट्री बिना बत्ती, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल पाएगी। ठीक है, फिर है वाटर। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं जिसमें पानी का इस्तेमाल ना हो, कोई भी। ठीक है, हर इंडस्ट्री में पानी का इस्तेमाल। तो आपको पानी जरूर देखना पड़ेगा। अगर पहाड़ों पे यजुष की है जमीन और उन्होंने वहां फैक्ट्री लगा दी, अब वहां पानी की जरूरत है तो नीचे से मंगवाओगे एक्स्ट्रा पैसा देके। समझ गए? तो ये एक प्रॉब्लम। तीसरा क्या है? ट्रांसपोर्ट। अगर तुमने बना दिया अपनी फैक्ट्री में सब कुछ और वहां तक रोड ही नहीं आती है, तो क्या खुदा खुदा के ले जाओगे? नहीं ले जा पाओगे, तो बना रहेगा, बन के सड़ जाएगा वहीं। समझ गए? फिर दूसरी चीज है लेबर। अगर आपको लेबर नहीं मिल रहे हैं, आपको पता है इंडियंस बाहर क्यों इतना काम करते हैं? इंडियंस देखो, हम लोग जैसे हम एज ए इंडियन बात करते हैं, मतलब इसमें कोई वो ऑफेंड होने की बात नहीं। जैसे हम लोग को क्या, काम मिल जाए, भले थोड़ा कम पैसा मिले, हम लोग उस पर क्या हो जाते हैं? एग्री हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग विदेश जाते हैं, मान लो जैसे यूएई जाए, या हम लोग मिडिल ईस्ट में इतने सऊदी अरेबिया हो गया, वहां पे इतने इंडियंस क्यों काम करते हैं? या अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इतने इंडियंस क्यों काम करते हैं? क्योंकि भाई वो डॉलर में पे करते हैं। अगर उन्होंने अमेरिका के हिसाब से उन्होंने हमको 100 रुपए भी दिए, ठीक है, हमारे वो $100 हुआ। ठीक है, मगर वो जब इंडिया आएगा तो इसमें 80 ऐड कर दो, 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8,000 रुपीज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मतलब वहां के हिसाब से तो हमको कुछ नहीं मिला, बट हमको क्या मिल रहा है यहाँ के हिसाब से? बहुत ज्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां कम से कम पैसे में, $100 तो बोल दिया, लोग वहां 50-50 डॉलर में काम कर देंगे। एक दिन का काम है, $50 में कर देंगे। रीजन क्या है? हम लोग क्या करते हैं, सस्ता लेबर प्रोवाइड कर देते हैं उनको। इसीलिए क्या होता है, आप ये सोचो, ये अमेजोन हो गया या जितने भी बड़े एप्पल एप्पल कंपनीज हैं, ये सब इंडिया क्यों आ रहे हैं? उसका सिंपल रीजन ये है, क्योंकि इंडिया में वर्कर्स जो है वो सस्ते में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लेबर मार्केट है वो बहुत स्ट्रांग है, कम पैसे में काम करेगा। अभी मैं तुम तीनों खड़े हैं, ठीक है, और अगर कोई काम आया, हम तीनों लोग खड़े, मैंने कहा मैं 500 से कम नहीं लूंगा, ठीक है, ये जो कहेगा अच्छा मुझे काम चाहिए, मैं 450 बोल दूंगा, और इतने में अरविंद कहेगा अरे मैं तो 400 में कर लूंगा। भाई यहीं पे लेबर मार्केट गिर गई और अरविंद को काम मिल गया। ठीक है, तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है। समझ गए? तो इंडिया में लेबर मार्केट बहुत बड़ी। फिर क्या यस है? सर। चौथी चीज है क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत जरूरी है। क्लाइमेट क्या है? अगर भाई ऐसी जगह फैक्ट्री लगा दी जहां रोज बाढ़ ही आ रही है, ठीक है, या रोज क्या कहते हैं आंधी तूफान आ रहा, तो हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी? है ना? समझ गए? ये एक जोग्राफिकल फैक्टर समझ में आया? यस सर। यस आ सर। गया ना? अगर लिखने को भी आएगा तो इन सबको एक्सप्लेन कर लोगे, रॉ मटेरियल हो, पावर सप्लाई हो, वाटर, सब। यस सर। यस। चलो ओके ठीक। कमर्शियल फैक्टर्स क्या होता है? कमर्शियल फैक्टर्स मतलब क्या होता है? इसमें आपको देखना पड़ेगा भैया आपके पास पैसा कितना है। ठीक है, अब 100 रुपए लेके तुम फैक्ट्री खोलना शुरू कर दोगे तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी कि भाई करके दिखाना है, तो भाई 100 रुपए लेके चल दिए फैक्ट्री लगाने, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी है। फिर बैंक क्रेडिट, आपको लोन मिल रहा है कि नहीं, लोन मिल पाएगा कि नहीं? आपके पास जमीन कुछ नहीं है, चलेगा बैंक, भैया लोन दे दो, कहेगा आपके पास जमीन क्या है, कहेगा भैया कुछ नहीं, ऐसे दे दो, मार देगा कंटाप चार ठोट, भागो यहाँ से। ठीक है, तो ये है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कई बार फैक्ट्रीज लगाने के लिए मदद करती है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप अपने घर में कोई बिजनेस करना चाहते हो तो हमारी तरफ से 2 लाख रुपए का लोन ले जाओ और कुछ सालों बाद वापस कर देना। या 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लोन ले जाओ, उसको मुद्रा योजना बोलते हैं। उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है यजूश, तो आप हमसे पैसे ले जाओ। ठीक है, तो ये चीज है, इसको गवर्नमेंट पॉलिसीज बोलते हैं। इसलिए जब भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहो, इंडस्ट्री लगाना चाहो, तो पहले देखो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने वो काम करना ही बैन कर दिया हो, है ना? तुमको पता चला कि भाई एक काम में बड़ा पैसा है, वो है क्या? ठेका खोलने का ना, मान लो खोल लो, ठीक है, बट तुमको ये नहीं पता भाई गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना होता है। तुमने क्या किया, इलीगली मंगाया और खोल दिया यजूश, इंडियन वाइन, वेस्टर्न वाइन, सारी वाइन्स मिल रही, बट तुम्हें ये नहीं पता कि भाई गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। क्या होगा? अगले दिन छापा और पूरा सील। समझ गए यजूश? यस सर। ठीक है, कॉल मत देना भाई प्लीज, हाँ लाइसेंस लेना पड़ता है, सच बात है, बता रहा था, सोच रहे हो तो मत करना। ठीक है, चलो, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ये होती हैं। फिर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, यहाँ एफिशिएंसी। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी जो है वो काम कर पाएगी कि नहीं, ऐसे। ठीक है, तो ये सारे कमर्शियल फैक्टर्स होते हैं।
ठीक, ये वही उसी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को ऐसे लिख दिया। ठीक है, कभी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आ जाएंगे तो अगर एग्जाम में ज्यादा ज्यादा आएंगे कि या तो ऐसे पूछा जाएगा हाउ रॉ मटेरियल एज अ ज्योग्राफिकल फैक्टर अफेक्ट योर इंडस्ट्रियल लोकेशन, तब तुम्हें ज्योग्राफिकल फैक्टर में रॉ मटेरियल में जो हमने बताया वो सब बताओगे। ठीक है, या फिर पूछ लिया कौन कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, तो कोई 3 बताने होंगे, तो कोई 3 याद कर लो। मतलब या तो अब तुमको सारे हो गए होंगे, आई थिंक सब याद हो गए ना, समझ में आ गया सारे। यस सर। ओके, चलो अब बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल कितने टाइप्स की हमारी इंडस्ट्रीज होती है। पहली इंडस्ट्री जो होती है वो होती है एग्रो बेस्ड, नाम से पता चल रहा है वो इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल कहां से उठाएगी, एग्रीकल्चर से उठाएगी, उसको क्या बोलेंगे, जिसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा, एग्रीकल्चर। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, कॉमन सेंस जो जितनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होंगी वो सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कैसी, जैसे तुम्हारी कौन, जैसे टोमेटो केचप, जैम, ये सब क्या है, ये सब हमारी फूड प्रोसेसिंग, लेस चिप्स, सब ये सब क्या फूड प्रोसेसिंग यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक, अब आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज होंगी जिनमें मिनरल का इस्तेमाल होगा, चाहे वो मेटेलिक हो चाहे नॉन मेटेलिक, मिनरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होगा, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कौन कौन से मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं, अभी आगे आएगा, परेशान मत हो। ठीक है, फिर आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें क्या होता है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वुड हो, रबर हो, ठीक है, रेजिन हो। ठीक है, रेजिन रेजिन क्या होता है पता है, सर किशमिश। हाँ किशमिश। ठीक है, मगर ट्री का भी एक रेजिन होता है जिसको बोलते हैं गोंद, जिसको गम बोल सकते हैं। ठीक है, वो कभी कभी ट्री, बबूल का ट्री होता है उसमें से निकलता है जो हम लोग गोंद, कभी गोंद के लड्डू खाएं। यस यस सर। सर। हाँ, तो वो गोंद क्या, वो भी फॉरेस्ट रेजिन है, वो फॉरेस्ट में निकलता है, फॉरेस्ट से बनता है। फॉरेस्ट का क्या होता है, जो ट्री होता है, ट्री से निकलता है वो, फिर उसको पिघला पिघला के तुम्हारे लिए वो लड्डू बनता है वो। ठीक है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली होता है। अब क्या होता है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होंगी जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा होगा, एनिमल से आ रहा होगा, चाहे वो सिल्क वो हो आपकी एनिमल रियरिंग, जिसमें आप वूल निकाल रहे हो, शीप को पकड़ रहे हो और उसके सारे बाल फाड़ के आप ऊन पहन रहे हो। ठीक है, वो सर भी हो लेदर गया, इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, मीट इंडस्ट्री भी आप समझ सकते हो, वो भी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, आप मीट के लिए काम कर रहे हो, यूज कर रहे यस हो। ठीक सर। है, तो ये सब हो गया आपका एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, या ना समझ में आया। यस सर, पूरा समझ पा गया। यस ओके, सर। ठीक। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अब आता है हैवी इंडस्ट्रीज। क्या होता है हैवी इंडस्ट्रीज, किसी को पता है। सर जिन जिन इंडस्ट्रीज की प्रोसेसिंग ज्यादा होती है, जो ज्यादा रॉ मटेरियल भी लेते हैं। क्या हो गया, जिनके रॉ मटेरियल ज्यादा होते हैं, यस सर। जिनके, सर हाँ जैसे ये समझ, हाँ हाँ, चलो चलो, अरविंद बताओ, अरविंद बता रहे थे, कौन बता रहा था, यजुष तुम बता रहे थे। सर अरविंद बता रहे थे। हाँ, तो यजुष तुम बताओ फिर। हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती है। सर जो मतलब सर बहुत सारा काम करते हो, जिनके पास लेबर ज्यादा हो, रॉ मटेरियल ज्यादा लेते हो, प्रॉफिट ज्यादा करते हो। देखो दीज, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें देखो, ये जो बल्कि जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो बना रहे होंगे। हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो बल्कि प्रोडक्ट्स बना रही होती है। इसलिए तो थोड़ा टाइम दे दिया तुम लोगों को ये सोचने के लिए भाई हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और तुम लोग की क्या होती है लाइट इंडस्ट्रीज क्या होती है, क्योंकि ये समझ लो, क्योंकि इनमें कभी कभी क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, लाइट इंडस्ट्रीज क्या होंगी अगर हैवी इंडस्ट्रीज होंगी ऐसी, लाइट इंडस्ट्रीज वो होंगी जो आप समझो जो थोड़ा हल्का सामान बना रही होंगी, जैसे आप समझ लो आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को भी लाइट इंडस्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, या हैवी इंडस्ट्री में आपकी आयरन स्टील इंडस्ट्री को भी हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं। मतलब आप ये समझो इसमें जो कंज्यूमर गुड्स होंगे, जो भी गुड्स बनाए जाएंगे वो क्या होंगे, थोड़े हैवी होंगे। हैवी इन द सेंस वो नहीं भजन वाले, वजन वाले भी हैवी होते हैं, बट वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी बहुत होंगे। ठीक सर है, मतलब उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। हाँ प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कितना पैसा लगाया, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, कितना पैसा आया। ठीक है, तो सर हमने क्या रेवेन्यू। किया, हाँ रेवेन्यू। ठीक है, तो ये 3 हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ठीक है, मतलब किसमें कितना हम लोग ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस हिसाब से माइक्रो इंडस्ट्री कौन सी होती है, उस हिसाब से स्मॉल इंडस्ट्री क्या होती है, और मीडियम। किसी को पता है माइक्रो में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, सर 100 रुपये। कितना, 100 रुपए। यस सर। अरे नहीं भाई, इतना छोटा, तो तुम कल, हम तुम्हें 100 रुपए भिजवा रहे हैं पेटीएम से, कल को जरा माइक्रो इंडस्ट्री शुरू करो अपनी। सर वो संदीप महेश्वरी वाली बात याद आ गई। कौन सी, सर संदीप महेश्वरी वाली। अब भाई 100 रुपए में माइक्रो इंडस्ट्री नहीं शुरू होती, संदीप महेश्वरी बोले हैं क्या। सर मजाक कर रहा। अरे यार तुम भी, वही मैं कहूँगा, तुम कहाँ 100 रुपए में शुरू करवा रहे हो इंडस्ट्री। ऐसे तो फिर यार बच्चा बच्चा क्लास 3rd में बच्चे को गया दादी के घर, उसको दादी ने 200 रुपए दिए, कल तो हम मीडियम इंडस्ट्री शुरू कर देंगे, पर चिंता मत करिए आप। ठीक है, माइक्रो इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होता है, समझ गए। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे आप, तब वो आपकी माइक्रो इंडस्ट्री होगी, और आपका टर्नओवर जो होना चाहिए वो कम से कम 5 करोड़ तक, समझ रहे हो। 5 करोड़ मतलब आप समझो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, और टर्नओवर जो होगा वो 5 करोड़ तक हो जाए। टर्नओवर मतलब क्या, एक साल में आप कितना कमा रहे हो,
5 करोड़। अच्छा, जब इसका 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कितना इन्वेस्टमेंट होगा? कोई आइडिया, कोई रिस्क, मतलब ऐसे गेस मारो। सर 50 करोड़। अरे भाई सीधे 50 करोड़ पहुंच जाते भाई। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। 10 का ऐड किया करो, और नहीं सर, टर्नओवर मैं जो होगा वो रेवेन्यू आप। की बात कर रहा था सर, अच्छा, रेवेन्यू की। हाँ ठीक है, ओके। ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ, ये हो गया तुम्हारा माइक्रो और स्मॉल। अब मीडियम में कितना होगा, गेस? सर 100 सर एंड 100। 100 एंड 500। 500। सर रेवेन्यू 500 और टर्नओवर 500 और जो लगाया है वो 100। ओके 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 ओके, ठीक। ये होगा तुम्हारा 50 और ये होगा तुम्हारा 250। ठीक है, ये रियलिटी में ये है पूरा। ठीक है, बट क्या है देखो, ये क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, चेंज करती रहती है। मतलब जैसे आज अभी ये है मान लो, तो हो सकता है 3-4 साल बाद देखोगे इसका वैल्यू बढ़ गया। जब वो देखता है कि भाई देश में डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो इसका इन्वेस्टमेंट और इसका टर्नओवर वाला जो सिस्टम होता है वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि भाई यही रहने वाला है, ये चेंज कर देता है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है तुम्हारा कि भाई माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए। मीडियम स्मॉल के लिए क्या होना चाहिए, 10 करोड़। अच्छा अच्छा, ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, मतलब ये हमने क्यों बांटा है, इसका कोई रीजन होगा? सर डिफरेंशिएट करने के लिए बिटवीन एंटरप्राइजेस, अच्छा, इंडस्ट्रीज। डिफरेंशिएट करने के लिए। और क्या किया जा सकता है, अगर तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो और तुम्हारी इंडस्ट्री है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अगर उसको गवर्नमेंट ने बोला आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, तो सर आखिर क्यों किया होगा, खाली ये बताने के लिए कि भाई स्मॉल छोटा बनाने के लिए? सर टैक्स के लिए। सर तुम्हारी ज्यादा बड़ी है तो ज्यादा टैक्स दो, तुम्हारी छोटी है तो कम टैक्स दो इसलिए। एक टैक्स वाला हो सकता है, और दूसरा एक और हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट को पता चलता जाता है कि भाई ये एक इंडस्ट्री है जिस जो आगे आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, प्लस दूसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट नजर रख सकती है। तीसरा क्या है, ये पता रहता है गवर्नमेंट को कि भाई इस इंडस्ट्री में देखो, ये जितनी इंडस्ट्रीज है इनसे वर्कर्स भी डिसाइड होते हैं कि कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। वर्कर्स वाली यहाँ पे इसमें डेफिनेशन नहीं है, बट एक ये है कि गवर्नमेंट को ये भी पता चल जाता है कि कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के पास एक लेखा जोखा होता है जिससे पता चल जाता है कि देश किस किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ये इंडस्ट्रीज बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट इस पे ना फोकस करके इस पे ज्यादा फोकस करता है। अच्छा, ऐसा क्यों करता है कि गवर्नमेंट इस पे ज्यादा फोकस करता है? सर छोटे से ही बड़ा शुरुआत कर सकते हैं ना सर। एक ये कारण है। छोटे से बड़ा इन द सेंस इसलिए करता है क्योंकि आप देखोगे कि जो छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं ना, ये हर शहर के कोई ना कोई एक कोने में शुरू होते हैं। ठीक है, तो जब कोने में शुरू होते हैं तो आप समझो इससे आसपास के लोगों को क्या होता है, जॉब ज्यादा मिलता है। ठीक है, अगर आप सोचो कोई इंडस्ट्री है जो मतलब हाई क्लास इंडस्ट्री हो गई है, फिर वो क्या करेगी, एक पर्टिकुलर तरीके की क्या करेगी कि भाई हमको इस तरीके की पूरी क्वालिफिकेशन चाहिए तब हम लेंगे। मतलब ये भी एक तरीका है बांटने का, बट मैं हर जगह यूज नहीं होता है, एज अ एक्सेप्शन है। बट रियलिटी ये है कि अगर छोटी इंडस्ट्री होगी वो ज्यादा लोगों को काम करवाएगी, जो थोड़ा कम स्किल होंगे वो भी काम कर लेंगे। ठीक है, ये भी एक तरीका है। प्लस गवर्नमेंट और क्या कर सकती है इनसे, गवर्नमेंट एक तरीका है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक फंड होता है जिसको बोलते हैं सीएसआर फंड। सर गवर्नमेंट इन्हीं स्लॉट्स के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लैंड अलॉट करेगी और हम्म फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी जो उनकी ठीक है, नीड्स होगी हम्म उनको फुलफिल करने के लिए। हाँ ये सब करती है। देखो गवर्नमेंट ये भी पूछती है, भैया आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी, मान लो पूछा तो कहेगी अच्छा आपकी इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी है। ठीक है, अगर मान लो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी तरफ से कहेगी अच्छा ये जमीन ले जाओ। कई बार होता है अभी हमारे यहाँ यूपी में, मतलब कि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उसको लगता है कि ये ऐसी इंडस्ट्री जिससे बहुत लोगों को फायदा होता है, तो जमीन को क्या करती है, बहुत सस्ते प्राइस में दे देती, जाओ ले जाओ, बस इंडस्ट्री लगा दो ताकि लोगों को काम मिले। समझ रहे हो, ये भी एक तरीका है। एक और फंड होता है जिसको बोलते हैं सीएसआर फंड, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यजुष तुम्हारी कंपनी है, जो कि एक ये कंपनी है कौन सी, मीडियम मीडियम एंटरप्राइज है। ठीक है, इसके बाद लार्ज भी आती है। मान लो मीडियम एंटरप्राइज है, तो इसमें क्या होता है, मान लो तुमने एक साल में कितना कमाया, 250 करोड़ कमाया, तो गवर्नमेंट कहती है भाई अपने पूरे टर्नओवर का कुछ परसेंट क्या करो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सोसाइटी के लिए तुम क्या कर सकते हो वो करो। मतलब जैसे ये जो तुम्हारी कंपनी का 250 करोड़, तो हम क्या कहेंगे 2% हमको दो, ताकि हम उसके क्या कर सके, सोसाइटी में कुछ कर सकें। तो हम तुम्हारे नाम का क्या करेंगे, कोई कहीं पे हॉस्पिटल में क्या करेंगे, कूलर्स लगवा देंगे, या किसी पार्क का सुंदर उसको साफ करवा देंगे, या किसी कहीं जगह स्कूल खुलवा देंगे, तो इसको बोलते हैं सीएसआर फंड। या तुम्हारे जो पैसे आएंगे 2%, उससे कहीं हम पेड़ लगवा देंगे, तो इन्वायरमेंट सोसाइटी के लिए काम करेगा। समझ गए, तो ये सब कारण है तुम्हारे। ये सर ये बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के ऐप में भी होता है कि डोनेट 1 रुपीज एंड हाँ देन हाँ, वो ये वही उससे टैक्स भाई, टैक्स भी हाँ वो, रिड्यूस करते हैं। हाँ हाँ ये वही चीज है, वही चीज है। ठीक है, चलो, बेस्ड ऑन ओनरशिप, यहां तक समझ में आ गया ना तुम लोगों को? अंशिका आई थी, भाग गई, चलो कोई बात नहीं, आ गया ना। चलो बेस्ड ऑन ओनरशिप की बात करते हैं।
ओनरशिप मतलब कौन ओन कर रहा है तुम्हारी कंपनी को। पहला है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, साफ साफ पता चल रहा है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मतलब कौन संभालेगा, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को कौन चुनता है, वी एज अ पब्लिक, इसलिए इन सारी इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे तुम्हारा हो गया गेल, गेल का फुल फॉर्म पता है किसी को, सर किसका? गेल, गेल ये जो लिखा है, क्रिस गेल मत बता देना बस। सर इसका मतलब गैस नहीं। बोलो बोलो बोलो। सर गैस ऑफ इंडिया लिमिटेड कुछ करके था। ठीक है, ओके, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरा है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सर ठीक है, स्टील अथॉरिटी। ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, बस इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। इसी तरह एक और कंपनी है जिसको बोलते हैं ओएनजीसी, कभी नाम सुना, नहीं सर, नहीं सुना। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये ऐसा काम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये है ओएनजीसी। तो मतलब ये सारी कंपनीज कौन है, इन सबको पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब ये सरकारी कंपनी। तो मतलब कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहीं पे भी आ जाएगा तो बोलोगे दीज आर दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर टोटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। समझ गए। अब आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जैसे रिलायंस, टाटा, एचसीएल, ये सब क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। मतलब ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ओनर कंट्रोल कर रहा होगा। ज्वाइंट सेक्टर कंपनीज क्या होती है, ये वो इंडस्ट्रीज होती है जिसको क्या करते हो, इसमें प्राइवेट और सर गवर्नमेंट जिनको मिलकर काम करेंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑपरेट करते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट क्या करेंगी, मिलकर काम करेंगी। ठीक है, अच्छा किसी इंडस्ट्री का नाम पता है जो ऐसे हो जिसमें दोनों काम कर रहे हो, अमूल सर। कौन सा, अमूल। अमूल, हाँ बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, अमूल बढ़िया। ठीक है, अमूल में आप ये समझो, हाँ गवर्नमेंट काम कर रही है, यूज कर रही है उसको। तो अमूल मगर कोऑपरेटिव है भाई, अमूल तो कोऑपरेटिव सेक्टर है। ठीक है, इसी तरह एक टेल्को करके कंपनी जो टाटा की इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी है, ठीक है, उसमें भी क्या करते हैं कि ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, अपना साथ साथ काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, मान लो जैसे एक कंपनी है ओएनजीसी, मान लो ओएनजीसी, मान लो अगर इस कंपनी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, मान लो इसके पास क्या है, 100 या 1000 करोड़ है। ठीक है, ये 1000 करोड़ की है। अब क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए एकदम से पैसा, मान लो लॉस हो गया है, गवर्नमेंट को किसी तरीके से लॉस हो गया, अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो क्या करेगी पता है, वो कहेगी ऐसा करो, ओएनजीसी का 50-50% पार्टनर कौन है, 50% पार्टनर हम बन जाते हैं, 50% पार्टनर क्या करते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी को, मान लो रिलायंस को बेच देते हैं। ठीक है, तुरंत 50% पार्टनर बनाने पर रिलायंस का क्या होगा, इससे 1000 करोड़ से 500 करोड़ तुरंत का तुरंत गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो जो इमरजेंसी गवर्नमेंट को थी, गवर्नमेंट तुरंत उसको कवर कर लेगी। तो ये अक्सर ऐसा ही होता है, जब जॉइंट सेक्टर होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, या किसी प्राइवेट सरकारी कंपनी को आधा बेच देती है या कुछ परसेंट बेच देती है। ये तो मैं 50-50 बोला, कई बार गवर्नमेंट अपने पास 76% रखती है और बेच देती है उसको 24%। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा जॉइंट सेक्टर कंपनी, या कई बार अपने पास 24 रखती है, उसको 76 दे सर देती है। अडानी स्टील के आधे शेयर्स गवर्नमेंट के पास है एंड आधे अडानी ग्रुप। हाँ, ठीक है, ये मुझे स्पेसिफिक नहीं पता कितने परसेंट है, बट थोड़ा बहुत है, ये पता मुझे। सर ठीक है, स्पेसिफिक मुझे भी नहीं पता, मैं भी रफ बता रहा था। हाँ हाँ, मतलब है ये ऐसा हर अक्सर होता है, गवर्नमेंट कहती है भाई सारा पैसा हम क्यों लगाएं, थोड़ा और तुम भी लगाओ, तो जब प्रॉफिट होगा तो तुम भी कमाना, हम भी कमाएंगे। तो असल में क्या होता है पता है क्या, इसमें एक रीजन और है, जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, वो जो पैसा लगाती है तो प्लस माइनस आगे पीछे फ्यूचर पास सब देख के लगाती है, क्योंकि उनको क्या करना है, अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देना है। तो इसलिए जब गवर्नमेंट इनसे पैसा लगवाती है तो उनको पता है कि भाई ये सही जगह पैसा लगवाएगा हमारा। समझ गए, ये भी एक रीजन है। यस सर। यहां तक समझ में आया, बेस्ड ऑन ओनरशिप। यस यस सर। सर। ठीक है, अब ये बताओ बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है। सर बेसिक इंडस्ट्री जो बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए इनफ हो। नहीं यार, बेसिक इंडस्ट्री ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए क्या करती है, बेस होती है। मतलब समझ रहे हो, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तुम कोई भी इंडस्ट्री देख लो, उसमें आयरन के बिना कोई काम नहीं हो रहा होगा, यस है सर। ना। तो वो सर बेसिक बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, इंडिया का कहते हैं उसको, आयरन एंड स्टील इंडिया को हाँ, बैकबोन बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। इंडिया, है ना, बैकबोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है वो बेसिक इंडस्ट्री है, आप कहीं पे भी देख लो, कील से लेके एरोप्लेन तक सब कुछ आयरन। तो वो क्या होगी, बेसिक इंडस्ट्री। दूसरी बेसिक इंडस्ट्री क्या हो सकती है, सीमेंट इंडस्ट्री, उसके बिना कोई काम नहीं हो रहा है ना, आपको कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करना है, बिना सीमेंट के काम कैसे करोगे। समझ गए, तो ऐसे ये होते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। आया यजूश। यस सर। ठीक, अब सेकेंडरी क्या होगा। सर जो उसका प्रोडक्ट बना है बेसिक इंडस्ट्री से लेके। ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि इसको प्रोडक्ट बनाए, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को एक और चीज बोलते हैं, वो है कंज्यूमर इंडस्ट्री।
ये क्या करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, सीधे कंज्यूमर्स को जैसे गुड्स चाहिए वैसे तुरंत के तुरंत बनाती है और तुमको प्रोवाइड कर देती है। एज अ कंज्यूमर तुमको जो चीजें तुरंत चाहिए वो क्या करेगी, कंज्यूमर गुड्स बना के देगी। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, मान लो तुम्हें शुगर की जरूरत है, तो शुगर को जरूरत जो है वो तुमको कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये तुम्हें सेकेंडरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी। क्यों, क्योंकि तुम एज अ कंज्यूमर क्या कर रहे हो, शुगर इंडस्ट्री पे क्या कर रहे हो, शुगर चाहिए तुमको, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ। अच्छा, टर्शरी क्या होती है? सर जो जो हम जो सेकंड इंडस्ट्रीज में बना उसको प्रोवाइड करती है, मतलब। देखो, चलो मैं बताऊं, टर्शरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एक्चुअली क्या करती हैं, जो पब्लिक के लिए चीजें होती हैं उसको बना रही होती हैं। जैसे पब्लिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, रेलवेज। तो जो रेलवे बनाएगी, जो कंपनी जो इंजन बना रही होगी, वो हो जाएगी तुम्हारी क्या, टर्शरी इंडस्ट्रीज में आएगी। समझ गए? तो ये इंडस्ट्री जो होती है वो जो पब्लिक यूटिलिटी, जो चीजें पब्लिक के लिए काम आएंगी उनको पब्लिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं या टर्शरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। अरे यार, कमर को क्या हो गया? ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा रेलवेज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक। और क्या हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया। ये इंडस्ट्री ऐसी है जो पब्लिक के लिए, जो इंडस्ट्रीज पब्लिक के काम आएगी वो सारी टर्शरी इंडस्ट्रीज में होगी, ठीक। अब आता है चौथा, एंसिलरी इंडस्ट्री। नाम से पता चला भैया ये कैसी इंडस्ट्री है। ये वो इंडस्ट्री है जो एक तरीके से क्या करती है, सारे इंडस्ट्रीज के लिए क्या करती है, छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स की प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो इसके बिना कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएगी। बेसिक इंडस्ट्री तो ऐसी है जिसके जो सबके मेन बेस है, जिसका बेस है। एंसिलरी इंडस्ट्री जैसे हो गई, कोई प्रोडक्ट है उसकी जो बाय पार्ट्स हैं, जैसे मान लो जो बहुत जरूरी है, जैसे आपकी कार हो गई, ठीक है। अब आपको पता कार में सबसे बेसिक जो आपकी बेसिक इंडस्ट्री का काम क्या हुआ, आयरन, ठीक है। अब मगर एंसिलरी इंडस्ट्री क्या होंगी, वो जो इस कार के लिए क्या करेंगी, और प्रोडक्ट्स बनाएंगी, जैसे कि तुम्हारा टायर, जैसे तुम्हारा बोल्ट, जैसे तुम्हारा बैटरी। तो एक तरीके से एंसिलरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपकी बाकी इंडस्ट्रीज के लिए क्या करती हैं, हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करती हैं। समझ गए? ये वो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है कि जैसे आपकी कार बन रही है तो उसमें टायर, ये क्या कहते हैं, सीट, रबर, ये क्या कहते हैं, बाकी आपका जो भी मतलब कि बोल्ट वोल्ट जो लग रहा है, इन सबको कौन करवाएगा, ये एंसिलरी इंडस्ट्री करवाएगी। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। आ गया ना? चलो, अब मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो दो तीन हैं, आपकी बुक्स में कई सारे होंगे, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो एक हुगली, एक पुणे और एक अहमदाबाद वडोदरा रीजन है, ठीक है। और एक छोटा नागपुर। अच्छा, छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पता है? सर महाराष्ट्र के। सर महाराष्ट्र एमपी इधर सही। सर अरावली हिल्स के पास कुछ। अरावली हिल्स के पास, वो मालवा है। छोटा नागपुर प्लेटू इधर झारखंड साइड है, झारखंड बिहार इधर, ठीक है। हाँ सर, याद छोटा आया नागपुर थोड़ा मैप है में। ना, उधर। तो देखो ये क्या है, आपकी तीन चार क्या है, तीन चार आपके इंडस्ट्रियल रीजन है। अगर हम पहली बात करें कौन सा है, ये आपका हुगली, हुगली बेल्ट। हुगली कहाँ है पता है? नो सर। कहाँ पे? सर नो आइडिया। अच्छा, वेस्ट बंगाल। हुगली रिवर नहीं पढ़ा भाई? हुगली रिवर तो पढ़ी होगी, जिसके ऊपर वो कोलकाता का ब्रिज है, स्टील नो वाला। सर। चल कोई बात नहीं, ठीक है। देखो हुगली बेल्ट क्या है, कल अगर आप लोगों ने वो करी होती है एग्रीकल्चर वाली क्लास, तो उसमें पता चलता है कि जो वेस्ट बंगाल है वो जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। यस तो सर, वो हुगली तो बेल्ट पढ़ा में था। सब पढ़ा था यार, तुम थे तो नहीं यार, सुहा थी अकेले। नहीं, पहले पढ़ा था, जब बहुत पहले आपने एग्रीकल्चर पढ़ाया था तब। अच्छा ओके, ठीक है। तो जूट जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, जूट का। तो ये समझो, ये हो गया आपका जूट टेक्सटाइल, ठीक है। फिर आता है इंजीनियरिंग, कॉटन टेक्सटाइल, केमिकल इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज। ये सब के सब क्या होते हैं, हुगली पूरे बेल्ट का मतलब ये वाली बेल्ट नहीं, हुगली का मतलब क्या है, एक एक जमीन का एक हिस्सा होगा जहां पे ये सारे प्रोडक्शन हो रहे होंगे, उसको पूरा बेल्ट बोलते हैं। मतलब कि एक लाइन से सारी क्या है, सारी की सारी इंडस्ट्रीज लगा रखी, ये होती है आपकी बेल्ट। समझ गए? फिर उसी तरीके से क्या है, मुंबई पुणे बेल्ट। ये क्या है, इस यहां पे देखोगे बहुत ज्यादा कॉटन इंडस्ट्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है मुंबई क्या है, कॉटन का हब है, टेक्सटाइल का हब है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत होंगी। ऑयल रिफाइनरीज बहुत होंगी, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई हाई से ऑयल निकलता है, तो वहीं पे ऑयल रिफाइनरी भी होगी। और याद रखना, जहां पे ऑयल रिफाइनरी हो गई वहां पे केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होने बहुत हाई चांसेस हैं। बहुत हाई क्या, होने के ही चांसेस है, वहीं पे ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे जहां पे रिफाइनरी हो रही, क्योंकि रिफाइनरी के बाद जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वही आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो यस जहां सर, जहां जो आपको बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जाते हैं और वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ठीक है, तो जितने भी आपके पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से क्या होगा, रिफाइन होकर बाय प्रोडक्ट बनेंगे, वो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आएंगे। कभी पेंट खुला हो एकदम से आपको पेट्रोल की स्मेल आती है यस सर। है ना? यस क्यों सर। आती है?
क्यों आती है? क्योंकि इसका सिंपल रीजन क्या है, वो भी एक पेट्रोल के ही बाय प्रोडक्ट में से बनता है। ठीक है, आपका डामर हो गया जो रोड पे पड़ रहा है, वो हो गया, आपके कभी वैसलीन में देखा होगा उसमें पेट्रोलियम जली रखा है, ये सब क्या रिफाइनरी के ही प्रोडक्ट्स, समझ गए? तो जहां पे ऑयल रिफाइनरी होगी वहां पे फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री अपने आप लिख सर देना। पीवीसी और पाइप्स भी। हाँ, पीवीसी पाइप, पीवीसी का फुल फॉर्म पता है किसी को? केमिस्ट्री का है, नो सर। पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे चल के पढ़ोगे, उसमें 4 क्लोराइड होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं शायद, क्लोराइड होते हैं मगर। ठीक है, अहमदाबाद वडोदरा रीजन, ये क्या होता है अहमदाबाद? ये कहाँ है अहमदाबाद? कहाँ है पता है? सर गुजरात। गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। सिचुएटेड ऑन द कॉटन ग्रोइंग ट्रैक्ट ऑफ गुजरात, हैज इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल आफ्टर मुंबई। सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो मुंबई में है, उसके बाद कहाँ पे है? उसके बाद है आपकी गुजरात में। अच्छा, गुजरात और किसका प्रोड्यूसर है? अगर एग्रीकल्चर क्लास किसने की थी? अरविंद तुमने की थी ना? यस सर। हाँ तो बताओ गुजरात किसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? सर गुजरात। हम्म, जी मैंने कुछ बताया था, जी फॉर गुजरात, जी फॉर ऐसा कुछ। फॉर सर ग्रेन्स। जी नहीं। फॉर ग्राउंडनट। यस सर ग्राउंडनट ग्राउंडनट। जी फॉर ग्राउंड मूंगफली। जी फॉर ग्राउंडनट, जी फॉर गुजरात, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भाई। ठीक है, चलो। तो देखो अहमदाबाद वडोदरा रीजन जो है वो भी क्या करता है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा, जेठालाल देखते हो ना तुम लोग? देखते ही यस होगे। सर। सर हाँ खाना तो उसमें खाते देखो हुए। हाँ तो सुंदर जो है वो कहाँ, अहमदाबाद या सूरत, कहाँ पे रहता है? यस सर अहमदाबाद। और वहां तो अहमदाबाद। हाँ तो साड़ी तो भिजवाता है ना? यस सर। क्यों भिजवाता है? क्योंकि वो क्या है? टेक्सटाइल हब। अब समझ गए क्यों भिजवाता है? और कुछ क्यों नहीं भिजवाता? पेठे क्यों नहीं भिजवाता है भाई? साड़ी के कपड़े क्यों भिजवा रहा है? उसका रीजन क्यों? क्योंकि अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल हब है। अब समझ गए? यस सर। यस सर। चलो, अब चेन्नई, कोयम्बटूर, बैंगलोर रीजन, अब ये क्या होता है? ये आईटी हब है हमारे, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल काम बहुत हो रहा है। ठीक, फिर आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, क्योंकि आपको पता है झारखंड एरियाज में, और झारखंड एरिया में आपको पता है ये सब झारखंड छत्तीसगढ़ क्या है, इन सब में मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। तो देखोगे क्या है, इंडिया का 80% कोल यहीं पे है। ठीक है, फिर देख रहे हो मैग्नीशियम, बॉक्साइड, माइका, लाइमस्टोन, इट हैज देयरफॉर बिकम द हब ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। सारे मिनरल्स जो है वो आप देखोगे छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास ही पाए गए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जितनी हैवी इंडस्ट्रीज है वो सब देखोगे इसी एरिया में। जमशेदपुर हो गया, ठीक है, जमशेदपुर तो फेमस इसीलिए। फिर उस पूरे एरिया में क्या देखोगे? बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। सेम रीजन यही इनकी वजह से। समझ में आया पांचों? यस सर। यस ओके सर। ओके ओके। ठीक है, हो सकता है बुक में आप लोग के और भी हो, आप उसको ऊपर ही ऊपर देख लेना, बट इन पांचों में से कोई 3 या 4 याद कर लेना और इनके फीचर्स याद कर लेना। ठीक है, अब तो याद हो जाएंगे ना कि मतलब कि भाई अहमदाबाद वाला जो होगा वो कपड़े के लिए होगा, मुंबई वाला कपड़े के लिए होगा। मुंबई समुद्र के पास है तो वहां पे कच्चा तेल आएगा, कच्चा तेल आएगा तो वहीं हम रिफाइन कर देंगे, वहीं रिफाइन कर देंगे तो वहाँ आसपास केमिकल की फैक्ट्रीज लग जाएंगी, केमिकल की फैक्ट्री लगेगी तो फर्टिलाइजर की भी फैक्ट्री लग जाएगी, वो हो गया। और छोटा नागपुर पैटी सारे रॉ मटेरियल मिलते हैं, तो वहां पे सारी हैवी इंडस्ट्रीज आ गई। 3 इंडस्ट्रीज रीजन याद हो गए। ठीक यस सर। है ना? टिप पे होना चाहिए भाई, ज्योग्राफी जो नहीं है ना, टिप पे हो तो बड़ा मजा आता है। चलो, एग्रो बेस इंडस्ट्री साथ साथ चलो, ये वो इंडस्ट्रीज होंगी जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा होगा। सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी? एग्रो बेस इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जिसके बिना कोई काम नहीं होना, मीठा बहुत जरूरी। ठीक है, चलो, शुगर इंडस्ट्रीज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नेक्स्ट टू कॉटन टेक्सटाइल। मतलब सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है वो है शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, इसके कई बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे खंडसरी, ये भी एक तरीके क्या होता है, ब्राउन शुगर होती है, ब्राउन कलर की शुगर होती है जो अनरिफाइंड होती है, उसको खंडसरी बोलते हैं। ठीक है, और मोलासेस होता है, बेगैसी होता है और प्रेसमड होता है। ये सब इसके क्या है? बाय प्रोडक्ट्स हैं। बाय प्रोडक्ट्स याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो ये है, इसीलिए मैंने इसके 3 पॉइंट्स दे दिए आपको। पूछा मतलब अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है और आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है हाई चांस है या तो प्री बोर्ड में मिल गया होगा। प्री सर बोर्ड ये में मेरे कोई प्री क्वेश्चन बोर्ड में आया था। आया था ना? वही कह रहा हूँ, या तो प्री बोर्ड में मिल यस गया सर होगा या कि सर प्री बोर्ड। वाई शुगर केन इंडस्ट्री शिफ्टिंग टू साउथ। इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया, मुझे पता है ना क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है इस बार पेपर में, मैंने वही वही पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, तो अब अगर अभी प्री बोर्ड में आ सर गया एक तो इसका बार मतलब ये नहीं वापस कि बोर्ड बता में दीजिए। सर क्या हो नेट गया। चला गया था सर, एक बार और वापस बता दीजिए। नेट चला गया था। अच्छा, ये इसके ऊपर से तो पता है ना? हाँ सर, बस यही बता दीजिए, अभी थोड़ा सा ही गया था। हाँ ठीक है, चलो हम लोग क्या कर रहे थे, ये हम लोग ये जो क्वेश्चन था ये तुम्हारे प्री बोर्ड में था कोई क्वेश्चन? देखो ऐसा कोई क्वेश्चन यजूश? यस सर, ब्लैक सॉइल वाला था। कौन सा ब्लैक सोल, कैसा क्वेश्चन था? द ब्लैक सॉइल वाला सर, द सेकंड। द ब्लैक सॉइल हेयर इज मोर फर्टाइल देन एलुवेयर। भाई ये तो पॉइंट हो गया, मैं तो पूछ रहा था ऐसा कोई क्वेश्चन था कोई कि आपकी इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री साउथ क्यों जा रही है? यस एक सर, भी नहीं। नहीं सर, ये वाला नहीं था। चलो ठीक, कोई बात नहीं। देखो मगर ये क्वेश्चन याद कर लेना, रिवाइज इसलिए 3 पॉइंट दिए हैं, 3 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन बड़ा आएगा नहीं। 3 के तीनों पॉइंट याद कर लो, 2 नंबर का है 2 पॉइंट लिखना, 3 नंबर का है 3 पॉइंट लिखना, 2 नंबर का है तब भी 3 पॉइंट लिख देना, नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, बस ये याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है।
पहले देखो, द टेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्रीज टू माइग्रेट टू द साउथ। देखो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर इस समय शुगर केन का कौन सा स्टेट है पता है? नॉर्दर्न यूपी यूपी। महाराष्ट्र सर। यूपी। महाराष्ट्र। यूपी भाई, यूपी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूपी है। मगर उसके बावजूद हम लोग नीचे क्यों जा रहे हैं, हम लोग साउदर्न स्टेट्स के पास क्यों जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये क्या है, क्योंकि भाई साउथ में क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट है जो कि फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट है यार, फ्रॉस्ट, ठीक, या इफेक्ट ऑफ समर लिख दो, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है, आप देख रहे हो जो यहाँ मेरीटाइम क्लाइमेट है वो क्या कर रहा है ना, बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा ना गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है, फ्रॉस्ट भी नहीं है, ठीक है, सॉरी एंड विंटर फ्रॉस्ट इज बेस्ट सूटेड फॉर द ग्रोइंग सुपीरियर वैरायटीज ऑफ कॉर्न, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप ये समझो कि एक तो मैरीटाइम क्लाइमेट है जो हमारे लिए, मगर यहाँ पे जो फ्रॉस्ट होगा ये गलत है। फ्रॉस्ट जो, अच्छा किसी के पास बुक है इस समय? यस सर। बुक है हाथ में? यस सर। ठीक है, ये वाला टॉपिक खोलो, इसमें देखो क्या लिखा है, फ्रॉस्ट इज बेस्ट सूटेड कि नॉट सूटेड। अगर है सामने तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। यस सर, बस पेज खोल रहा हूँ। ओके जल्दी देखो। सर शुगर केन कल्टीवेशन इन पेनिनसुलर इंडिया। हम्म। सर इन्होंने दे रखा है, इन साउथ द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर आइडल विद हम्म। एब्सेंस ऑफ लू ड्यूरिंग समर with हम्म। reasonable high temperature and frost free winters coupled with हम्म। maritime winds in coastal areas। वही मैं कह रहा था, अभी मैंने कहा था, क्योंकि विंटर फ्रॉस्ट यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा था, तभी मैंने कहा था बुक खोलो, क्योंकि मुझे ये गलत लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये समझ लो, उस लाइन का मतलब ये है कि भाई जो साउथ में है वो विंटर जो होता है वो फ्रॉस्ट फ्री रहता है। फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, जो आपका क्या पड़ रहा है इस समय, ठंडी पड़ रही है यहाँ पे, फ्रॉस्ट। अच्छा यजुष या अरविंद किसी को पता है, ये बताओ फ्रॉस्ट से गन्ने को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर बायो के टर्म्स में बताऊं तो हाँ वो हाँ, बताओ उसके, बताओ बताओ। सर वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, उस वजह से क्या होता है उसके अंदर के सेल्स इफेक्ट होते हैं, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है शुगर केन की, क्योंकि तब उसके जो अंदर के सेल्स हैं वो डेड होने लग जाते हैं। ठीक, ये बोल सकते हैं। अगर भाई हम एकदम नॉर्मल टर्म में बताए ना, अपनी भाषा में, हम लोग अपनी भाषा में बात करें तो सिंपल क्या है, यस सर। देखो रात में क्या होगा, टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा। विंटर्स में टेम्परेचर जब बहुत नीचे जाता है और अगर पानी पड़ा है, रूट्स के पास पानी है रात में, तो क्या होगा, वो पानी क्या करेगा, जमना शुरू सर कर देगा, उससे जमने उससे की क्या होता है, रूट्स फटने लगेंगी, बस ये समझ यस लो, सर, सर ये है ना, बस। फिजिक्स में भी है हमारी रीजनिंग का क्वेश्चन, हाँ हाँ, कि हिली वही। रीजन्स में जो फार्मर होते हैं वो अपने पौधों की जो केरी होती है उन्हें पानी से भर देते हैं, कि जिससे इसीलिए। उनकी वेन्स ना फटे रात को, बस यही प्लांट्स रीजन। की। ठीक है, समझ गए ना, इसको ये समझो, ये ऐसे समझो, सिंपल टर्म में समझो, जल्दी याद होगा। तो ये है कि साउथ में जो टेम्परेचर होता है वो मीडियम रहता है, क्योंकि आप पता है कि क्यों, मेरी टाइम क्लाइमेट है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। रात में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, फ्रॉस्ट फ्री रहेगा। तो तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, लू, जो नॉर्दर्न इंडिया में चलती है, जो पूरा सुख, लू में क्या था, एकदम गर्म हवा चलेगी, एकदम गर्म हवा चलने से क्या होगा, आपका जो जो आपका गन्ना है उस वो क्या करेगा, वो एक तरीके से सूखना शुरू कर देता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, समझ गए? यस सर। यजूश, यस सर। आया? यस सर, आ गया। ओके, दूसरा पॉइंट क्या, ब्लैक सॉइल इज मोर फर्टाइल। आपको पता है ब्लैक सॉइल जो होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, और नॉर्दर्न प्लेन में क्या है, एलुवियल सॉइल है, और साउथ में क्या है, ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल क्या है, मोस्ट फर्टाइल है, इसलिए हम साउथ जा रहे हैं। तीसरी चीज क्या है, केन जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है, जो ज्यादा ईल्ड दे देता है, जो साउथ में है। साउथ का गन्ना जो होगा वो थोड़ा मोटा होगा, थिक होगा, और उसका सुक्रोज कंटेंट, उसमें जो शुगर निकलेगा वो भी ज्यादा होगा। नॉर्थ में ऐसा नहीं। ठीक है, समझ गए? और क्या है, और क्या चीजें हैं, और सर, ट्रांसपोर्ट सर फैसिलिटीज। साउथ में जो प्रोसेसिंग मशीनरी है वो भी नहीं है, वहीं पे नॉर्दर्न हाँ प्लेन में ओल्ड हो गई है, मतलब ठीक है, पुरानी हाँ हो गई है। हाँ, ओल्ड मशीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ओल्ड मशीन्स बोल दिया, ऑब्सोल्यूट बोल सकते हैं, ऑब्सोलीट मशीन्स। ऑब्सोलीट मशीन्स का मतलब भी वही होता है कि हम ओल्ड मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्दर्न इंडिया में क्या है, जो मशीन्स अभी भी ओल्ड, और नॉर्दर्न इंडिया में क्या है, ये ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम भी है। एक और प्रॉब्लम है, कल कल वाली क्लास की नहीं है, अच्छा किसी ने, एक और प्रॉब्लम है, फार, सर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि शुगर केन को 48 आवर्स के अंदर अंदर कल्टीवेट प्रोसेसिंग हाँ, करनी क्रश होती कर है। देना होता है। ठीक है, यस सर। फार फ्रॉम मिल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट ये है कि जो यूपी में है या नॉर्दर्न इंडिया में है, जो मिल्स हैं वो फार्म से बहुत दूर है, तो वहां तक पहुंचने में हमको क्या लगता है, टाइम लग जाता है। समझ गए? तो ये भी एक कारण है। तो ये हम लोग के क्या हो गए, ये एक तरीके से हम लोग के हमने 3 लिखे, आपको 4 और मिल गए, हाँ 2 और मिल गए। समझ गए? यस सर। सर चलो। सुक्रोज का भी है ना सर, साउथ का गन्ना हाँ ज्यादा साउथ, मीठा है। हाँ हाँ, साउथ का जब भाई उसकी क्या है, सुपीरियर क्वालिटी है, तो उसमें सुक्रोज जो होगा वो ज्यादा होगा, सुकर मतलब उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होगा।
क्योंकि एक और कारण है। देखो, हम लोग को पता है कि नॉर्थ में हमको पता है कि भाई अभी ठंडी आ गई, जैसे अभी ठंडी आ गई तो सारे खेत वाले क्या करेंगे, जल्दी जल्दी गन्ना काटो, नहीं तो क्या होगा, फ्रॉस्ट होगा तो हमारा फसल खराब। नॉर्थ में, साउथ में क्या है कि भाई कोई फ्रॉस्ट का कोई चिंता ही नहीं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साल तक उगने देते हैं, तो क्या करता है, और हेल्दी होता है, और हेल्दी होता है, उसमें सुक्रोज कंटेंट बढ़ता जाता है। आप समझ गए? यस सर। अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब आ गया तुम्हारा प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री, अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये आ जाएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री क्या होता है? शुगर केन कल्टीवेटेड इंडिया पुअर क्वालिटी, इंडिया का जो शुगर केन वो पुअर क्वालिटी का है, ठीक है। गिविंग लो यील्ड पर हेक्टेयर का देखा जाए तो हमारा सुक्रोज कंटेंट भी बहुत कम है, पर एक हेक्टेयर में कितना एरिया होता है पता है? यस सर, मैंने याद तो करा था, 52 गज कुछ होता था शायद। अब नहीं भाई तो सर। हिंदी में 52 गज लिख क्या होगे एसएससी बोर्ड में? सर तो कहेंगे व्हाट इज 1 हेक्टेयर सर, व्हाट इज 52 गज, यू नो। तो कहेंगे ओह, अब हम 52 गज ना पे जाके, चलो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ऐसा कुछ, या 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 होता है तब तक, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होता है कि पर हेक्टेयर बात करें तो कितना आपका क्या कर रहा है, शुगर के जो सुक्रोज कंटेंट है वो कम होता है। वो क्या है, हमारे यहाँ कम होता है, बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर क्या, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज क्वाइट हाई बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट एंड अनइकोनॉमिक नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड लो यील्ड। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, एक तो क्या है, लो यील्ड है तो ज्यादा गन्ना लगेगा तो पैसा ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। ओल्ड एंड ऑब्सोल्यूट मशीनरी यूज इन शुगर इंडस्ट्रीज, हम लोग क्या करते हैं, पुरानी मशीनरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंस्टेड ऑफ शुगर इन रूरल एरिया डिमांड फॉर गुड़ एंड खंडसेरी इज हायर। अब देखोगे कि शुगर का जो कंटेंट है, जो ये है क्या कहते हैं, गुड़ और खंडसेरी है, इसका डिमांड कहाँ हाई है, सिर्फ रूरल एरिया में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अर्बन एरिया में इनका क्या है, शुगर सबको चाहिए। अब तो शुगर छोड़ो, अब सबको व्हाइट शुगर चाहिए। तुम लोग क्या एकदम व्हाइट शुगर तो नहीं आती है? सर वाइट ही आती है। अरे एक व्हाइट होता है और एकदम व्हाइट होता है, वो एकदम दूध वाला व्हाइट वाला तो नहीं आता है। नहीं सर। सर वो ठीक है। सल्फर। हाँ, वो जो होता है ना, वो जो आजकल थोड़े हाई, अपने आप को थोड़ा हाई क्लास समझने के लिए क्या करते हैं कि भाई एकदम व्हाइट वाली खाएंगे, तो वो क्या होती है, हाँ सर, और ज्यादा आजकल रिफाइंड। आजकल शुगर के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है सल्फाइड फ्री शुगर। वो होगी एकदम व्हाइट, यस सर। है ना, वो एकदम छोटी छोटी सफेद। बहुत। हाँ, वो एकदम, वो बिल्कुल नहीं, वो बहुत खराब होती, बहुत रिफाइंड होती, बहुत रिफाइंड होती। चलो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री इन द वर्ल्ड। आप समझते हो कि भाई कपड़े बिना कुछ नहीं होने वाला इस देश में, क्योंकि 140 लोग हैं, 140 बिलियन लोग हैं, सॉरी 140 बिलियन नहीं, 140 करोड़ लोग, 140 बिलियन ज्यादा हो गए, सर 8 बिलियन 8 लोग। बिलियन लोग हैं, 8 एट बिलियन। 8 बिलियन तो दुनिया ही में ही है यार। तो हाँ 140 सर। बिलियन, 140 करोड़ जो है वो इंडिया में। तो यस 140 सर। करोड़ लोग अगर इंडिया में रह रहे हैं, तो कॉटन टेक्सटाइल बिना कपड़ों के तो कोई रहने वाला नहीं, इसमें ठंडी सबको 4-4 लेयर चाहिए, तो इस वजह से ये काम कभी नहीं होने वाला है। तो अगर यजूश तुम्हें बिजनेस शुरू करना होगा तो उसका ना हो कि इसका शुरू करना, ये हमेशा चलेगा, ठीक है। बिजनेस, तुम्हें बिजनेस आइडिया भी दे रहे हैं, चलो ओके सर। ठीक है। ओके, तो इसमें लाइसेंस भी कम लगेगा, है ना, तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी तुम्हें कम पढ़नी पड़ेंगी, उसमें ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी कि किसको दे रहे हो किसको नहीं दे रहे हो। पुलिस स्टेशन के पास तो नहीं पता चले पुलिस वाले को दिए दे रहे हो तुम, कह रहे सर लो, ठीक है। चलो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक। तो अब देखोगे इंडिया में क्या है, सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल कहाँ हो रहा है, मुंबई एंड अहमदाबाद। ये क्या है, इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर के सेंटर बन चुके हैं। उसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस पूछे जा सकते हैं। पहली चीज क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल। अभी हम लोग ने पढ़ा था गुजरात और मुंबई क्या है, कॉटन उगाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल होती है। तो जब रॉ मटेरियल एकदम पास में है तो वहां पे एक बढ़िया सेंटर बन गया, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम फॉर द मिल इज सप्लाइड फॉर द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू लाइज क्लोज टू द मिल्स, ठीक है। आसपास के एरिया से क्या आता है, कॉटन आ जाता है। फिर दूसरा क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोस्टल क्लाइमेट है, तो बढ़िया रहेगा, जिसमें आप देख रहे हो कि कोई भी आपका ब्रेकिंग द थ्रेड, मतलब आप समझो कि ये टेम्परेचर ऊपर नीचे कुछ होना नहीं, एकदम मेंटेन रहना है ना, आपका फ्रॉस्ट का चिंता ना, किसी चीज का चिंता ना, ज्यादा ये टेम्परेचर वेरिएशन का डिफरेंस, ये कोई चिंता, तो आपकी क्रॉप जो है कि बढ़िया होती है, ठीक है। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। आप जानते हो मुंबई और अहमदाबाद क्या है, बहुत ही बढ़िया कनेक्टेड है ट्रांसपोर्ट से। क्या अभी तो अटल सेतु बना 1 हफ्ते पहले, ठीक है। तो मुंबई और अहमदाबाद जो है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है। फिर क्या है, फिर आप देखोगे पोर्ट फैसिलिटी भी बढ़िया है। आप अहमदाबाद हो, अहमदाबाद के पास सूरत है, सूरत से आप देखोगे आगे चल के फिर वहां पे भी पोर्ट है, सर ठीक है। पोरबंदर। पोरबंदर पोर्ट है, हाँ बढ़िया, ठीक है। और मुंबई के पास तो सबसे बड़ा पोर्ट है, ये कौन सा है? सर वो। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल यस। नेहरू पोर्ट, थोड़ा थोड़ा याद, थोड़ा थोड़ा याद, चलो बढ़िया, ठीक है। और कांडला पोर्ट भी है भाई, गुजरात में एक और है कांडला पोर्ट, ठीक है। कांडला पोर्ट है और प्लस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, ये सारे पोर्ट्स क्या है, ये हेल्प करते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भी। इनफैक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या, अगर आप देखोगे, अगर आप कांडला पोर्ट से अगर आपको साउथ में भी, जैसे ये है आपका, ये यहाँ कांडला पोर्ट है, अगर अगर साउथ में यहाँ पे अगर आपको लेके आना, केरला गोवा सामान लेके जाना, अगर आप रोड से आओगे बड़ा टाइम लगेगा, वाया शिप लेके आओ तुरंत पहुंच जाओगे। तो पोर्ट फैसिलिटीज ये भी अच्छा काम करती है,
समझ गए। फिर आता है लेबर। आपको पता है हर कोई चाहता है कि भाई पैसा कमाए, तो वो अक्सर गुजरात जाता है या मुंबई जाता है। तो मुंबई और अहमदाबाद में कभी भी लेबर की शॉर्टेज होगी नहीं। और कैपिटल की बात करें, पैसे की बात करें, तो मुंबई और अहमदाबाद दोनों भरे हुए हैं। आपको पता ही है कि भाई जेठालाल ऐसे जाता है और ऐसे सामान खरीद के ले आता है, सब खरीद लेंगे बापूजी के लिए। तो क्यों? क्योंकि बहुत बहुत पैसा है ना। समझ गए कि नहीं? ये सारे यस पॉइंट समझ सर। गए? यस सर। ओके। क्या प्रॉब्लम्स होंगी? बिल्कुल वही प्रॉब्लम्स होंगी। क्या? एक थे आपकी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास जो कॉटन है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अगर असलियत में पूछा जाए तो जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन है वो कहाँ हो रहा है? आपके पाकिस्तान, केनिया, सूडान, इन सब जगहों पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ के लोग यहाँ से ज्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं, हमसे कम करते हैं। दूसरी चीज क्या है? हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो क्या है? सिक, मतलब कि बहुत बुरा हाल है। बिजली नहीं है, हो सकता है आपके जो लेबर्स हैं उनके लिए कंडीशंस अच्छी ना हो। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट में। जो पुरानी पुरानी इंडस्ट्रीज है वहां पे अच्छा काम नहीं चल रहा। ठीक है, फिर आता है आपका लो प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन एंड लेबर, क्योंकि ओल्ड मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम पावर लूम सेक्टर। पावर लूम सेक्टर क्या है? ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो पावर, मतलब कि देख रहे हो, जो मशीन से काम करना शुरू कर दे रही हैं। वो क्या कर रही है? हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर रही है। और जो अब देखो, अगर यजूश तुम हाथ से बना रहे हो कोई सामान और अरविंद तुम मशीन से बना रहे हो, सबसे जल्दी सामान कौन बनाएगा? मशीन सर। अरविंद बनाएगा। कॉमन यस सेंस सर। है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये कंपटीशन हो गया। समझ गए? फिर क्या है? लॉस ऑफ फॉरेन मार्केट। हमारी फॉरेन मार्केट क्यों? क्योंकि कंटिन्यूड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एशियन कंट्रीज लाइक चाइना एंड जापान। आपको पता है चाइना और जापान क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका? कॉटन का। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हम लोगों को एक टफ कंपटीशन प्रोवाइड करा जा रहा है। और दूसरी बात क्या है? हमारा चाइना से टफ कंपटीशन इसलिए भी है क्योंकि चाइना क्या करता है? किसी भी चीज का प्रोडक्शन हाई लेवल पे कर देता है। हाई लेवल पे करने का मतलब समझ रहे हो? उसका प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? यस सर। सर क्योंकि मार्केट जो है वो डिमांड और इन्फ्लेमेशन पे ही चलता है। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेशन, यस सर। डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, यस सर, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, है ना। उसी पे इन्फ्लेशन बेस्ड होती है। ठीक है। तो देखो सिंपल चीज क्या है? अब चाइना क्या करता है? हमको कंपटीशन करने के लिए किसी चीज को बहुत ज्यादा बना लेता है। अब किसी चीज को बहुत ज्यादा बना लोगे तो कॉमन सेंस से उसका प्राइस क्या हो सर जाएगा? चाइना सप्लाई ज्यादा कर देता है जितनी उसकी डिमांड नहीं होती, तो उस वजह से प्राइस। जिसकी उसके प्राइस, उसके सामान की डिमांड नहीं होगी उतना ज्यादा सप्लाई कर देता है। वो यस कहता है सर। यार हम लोग फोन करेंगे, भैया जरा 10 ईयरफोन दे दो। कह रहा हाँ ठीक, 10 भिजवा रहे हैं, और सरप्राइज 10,000 भेज दिया। है ना? ऐसा वो वाला हाल हो गया कि वो तो बहुत भेज देता है वो। ऐसा नहीं उसका पैसा नहीं लेता है, पैसा देता है, लेता है। बट द थिंग इज दैट वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है कि सब भेज देता है। इंडिया की मार्केट एकदम भर देता है वो, कि तुम भाई यस सर। बेचो। उसका प्राइस, मतलब तभी तो देखो जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं उनका प्राइस अगर लिखा होगा 500, तुम उसको लेके जाओ, तुम 50 में लेके चले आओगे। उसका रियलिटी में प्राइस 5 रुपए है। समझ रहे हो? 5 रुपए है। यस सर। उसके बावजूद वो इतना ज्यादा मार्केट मारता है। चलो ठीक। तो क्या है? लॉस ऑफ फॉरेन मार्केट्स में जो इनएडुकेट प्रोडक्शन, मतलब बिकॉज ऑफ अनफेलिंग पावर सप्लाई, ऑल्सो बिकॉज ऑफ कंपटीशन ऑफ डिसेंट्रलाइज सेक्टर। आप ये समझ लो कि एक क्या कहते हैं, आपको कंपटीशन जो मिल रहा है पावर लूम सेक्टर से, वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर शॉर्टेज ऑफ पावर। आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? भाई बिजली हर जगह नहीं मिल पाती, तो आपकी जो सारी इंडस्ट्रीज है बंद। फिर है ऑब्सोलीट या ओल्ड मशीनरीज। समझ गए? अब आता है सिल्क और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये समझो सिल्क इंडस्ट्री जो है वो शुरुआत कहां से हुई? किसी को पता है कहां से शुरू हुआ? सर साउथ। किस कंट्री में शुरू हुआ? चाइना। अच्छा ठीक है, अच्छा। कभी सुना नहीं वो सिल्क रूट? नो ये सर। हाँ, तो सिल्क रूट कहां से जाता था भाई? चाइना से तो जाता था। चाइना तो से सर। सिल्क रूट, ठीक है। तो सिल्क रूट वो इसीलिए था क्योंकि सिल्क फेमस था। तो इंडिया में 4 वैरायटीज ऑफ सिल्क आती है, जो एक मलबरी होता है, एरी होता है, टसर होता है और मुगा होता है। 4 टाइप के। ठीक है, और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मलबरी होता है, क्योंकि हम लोग बहुत प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, किसी ने एक पेड़ देखा सहतूस? किसी ने नाम सुना? खाते हैं वो मलबरी, वो कीड़े जैसा सर लगता है सेब थोड़ा सा। वो ब्लैक कलर के होते हैं। हाँ हाँ, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, बस वही मलबरी, उसी में रहते हैं। यस सर। ठीक सर है हमारी हमारी ज्योग्राफी मैम ने हमें दिखाए भी थे सिल्कवॉर्म क्लास में लाके। और उनका भाई, वो, भाई मैं नहीं ला पाऊंगा, सॉरी बहुत। और सर वो कोकून वगैरह और उनके सिल्क वो थ्रेड्स वगैरह और उनके एग वो भी दिखाए थे। वो ले आई थी क्या सब कुछ? यस सर, वो स्टाफ रूम में रखती है सब। सब रखती है भाई उनके कबड़ में? क्या सिल्क उग रहा है? सर कुछ नहीं पता। अरे आप ये तो वो हो गया डोरेमोन का वो पॉकेट हो गया यार, कुछ भी निकल रहा है। ये लो सिल्क, ये लो ककून। ऐसा है? यस सर। ओके चलो ठीक है। ओके ओके, मलबरी सिल्क जो है वो इंपॉर्टेंट। मलबरी सिल्क क्या है? अकाउंट 90% ऑफ टोटल नेचुरल सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। 90% जो सिल्क होगा वो इंडिया में मलबरी सिल्क होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेट डील करते हैं, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर पता ना क्या होता है? यस सर। सर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। रेलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। कहाँ यस पे सर। सबसे ज्यादा? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब चीजें, ये सब जगह हैं जहाँ पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कर्नाटका। और उधर असम।
ये दो स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक, आप आता प्रॉब्लम्स क्या फेस करता है ये पूछा जाता है। प्रॉब्लम्स में बात करें तो एक तो कंपटीशन फॉर आर्टिफिशियल सिल्क, सिल्क जो है, ये आर्टिफिशियल सिल्क जो है उसको नायलॉन, नायलॉन का नाम सुना कभी? यस सर, सर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का ही पार्ट है। नाइलॉन पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर। हाँ नायलॉन पॉलीमर, ये सब क्या है, ये सब आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के पार्ट है। ये कंपटीशन दे रहा है किसको, हमारे सिल्क को। हमारा सिल्क उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा है। फिर इंडस्ट्री नीड्स मॉडर्न पावर लूम टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब मॉडर्न पावर लूम है ही नहीं हमारे पास, बहुत कम है। ठीक है, फिर क्या, देयर इज नो सिस्टमैटिक टेस्टिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ सिल्क इन एडवांस कंट्रीज लाइक जापान। ठीक है, अब देखो इंडिया के पास वैसा सिस्टम नहीं है जैसे जापान या चाइना के पास है। ठीक, ये प्रॉब्लम है। द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रॉ सिल्क बैडली अफेक्ट द वीवर्स एंड द सिल्क। अब सोचो अगर कोई भी सिल्क के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हुई, याद रखना कोई बड़ा लोग यहाँ सिल्क प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते कभी भी। अगर रिसर्च करोगे, एक गांव के कुछ लोग होते हैं वो सिल्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको पता भी नहीं जो सिल्क वो बना रहे हैं उसकी एक्चुअल प्राइस बहुत ज्यादा होने वाली, वो भाई कुछ हजार रुपए में बना देते हैं और उसकी प्राइस लाखों में चली जाती। ठीक है, तो अगर उसके प्राइस में कोई भी चेंजेस हुआ तो वो जो मार्केट वाला उसके ऊपर तो बहुत कम ही असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा, जो उसके वीवर्स है, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा इफेक्ट उन पे पड़ता है। समझिए प्रॉब्लम ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। यस सर। यस सर। अब आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। ठीक है, अब बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होते हैं, ये तुम लोग एमसीक्यूज में पूछे जा सकता है। क्या होता है, आयरन और कोल, मैग्नीज, लाइमस्टोन, सिलिका, और ये सब इसके बाद जो है वो तुम थोड़ा कम भी कर सकते हो। ठीक है, मगर जो मेन है वो ये है, ये जरूर याद कर लेना कि आयरन और कोल, मैग्नीज, लाइमस्टोन और सिलिका। ठीक है, मैग्नीज क्या काम करता है, मैग्नीज इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग द स्टील एंड आल्सो फॉर रिमूविंग इंप्योरिटीज। जो आयरन और आप जब उसको बाल रहे होते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा हीट दे रहे होते हैं कोल की वजह से, तो फिर क्या करते हैं, इंप्योरिटीज निकालने का काम कौन करता है, आपका मैग्नीज। ठीक है, चलो मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट की बात करें तो यही सेल आ गया। सेल इज द लार्जेस्ट, देखो पब्लिक सेक्टर कंपनी आ गया क्योंकि गवर्नमेंट ओन करती है ना। अब एक प्राइवेट कंपनी की बात करें तो एक है टिस्को, जो कि टाटा ओन करती है। ठीक, टिस्को कहां पे, जमशेदपुर में। ठीक है, इसको रॉ मटेरियल कहां मिलता है, आयरन और कहां से मिलता है, गुरु मिसियानी जो हिल है जो कि मयूरभंज है, वहां से मिलता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कहां की, झारखंड। मैग्नीज फ्रॉम क्योंझार, ये सब माइंस है। ठीक है, आई थिंक कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है बोर्ड में, आया कभी क्वेश्चन ऐसा कि भाई जरा टिस्को के बारे में बताओ। यस सर, एक दो बार आया है कैसा क्वेश्चन आया? कि एक मतलब पूरा एक पहले क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू टेस्को, देन फर्स्ट पार्ट उसकी की। लोकेशन। यस सर, लोकेशन एंड कहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं, बस इसी का 3 या 4 मार्क्स होता है। 4 मार्क्स, अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ तो फिर तब तो याद करना पड़ेगा। मुझे लगता था कि अभी रिसेंट कोई क्वेश्चन आया कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। और एक सर एक टाइप का क्वेश्चन आता है डैम्स के ऊपर कि ये वाला डैम कौन सी रिवर पे है। एंड हाँ, वो तो वाटर यस। रिसोर्स चैप्टर में पढ़ लिया था ना, वाटर हीराकुड और भाखरा नंगल यस दोनों सर, पढ़ लिए थे। वो यस हाँ सर। सर पढ़ लिए। है ना, वो तो पढ़ लिए हम लोग ने। और हीरा भाखरा नंगल के क्या क्या यूज है वो भी पढ़ लिए थे वहीं पे ही। यस सर, सर वही बता रहा हूँ कि यही दो आते हैं मेन इस कैटेगरी में, बाकी सारे तो वही होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो टिस्को का ही आएगा, बाकी किसी का नहीं आएगा, ये तो तुम्हें पता भी है ना, टिस्को ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में भी शायद टिस्को ही लिखा है। यस सर। ठीक है, फिर बात करते हैं कहाँ पे होगा। अगर मैग्नीज देखा जाए तो क्योंझार से मिलेगा जो कि ओडिशा में है। वाटर सप्लाई कौन करेगा, खरका और सुबर्ण रेखा, दो रिवर्स है, यहां से इनको पानी मिल रहा होता है। हाँ एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई टिस्को को पानी कहां से मिल रहा है, तो दो रिवर्स है जो कि खरका और सुबर्ण रेखा है, वहां से मिल रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या है, जमशेदपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है रोड्स और रेलवे से पूरे वर्ल्ड, पूरे कंट्री में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे जमशेदपुर के कुछ रॉ मटेरियल्स कहां से मिल रहे हैं उसके पॉइंट्स। ये समझ में आया? यस सर। ज्यादा मत पढ़ना भाई, इसमें ज्यादा मत पढ़ना। अगर इस बुक को खोल भी रहे हो तो बुक में जो इसके रॉ मटेरियल्स कहां से मिले बस उतना पढ़ना, और अगर एक दो और भी है तो उसका हल्का फुल्का देख लेना। ये नहीं कि भाई पूरा रटने बैठ जाओ, कुछ रटने की जरूरत नहीं आएगा वैसा कुछ। ठीक है, मिनी स्टील प्लांट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग एंड प्लानिंग। इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट मिनी स्टील प्लांट्स के ऊपर क्यों फोकस करती है। ये छोटे स्टील प्लांट्स होते हैं। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं, पहली चीज क्या है, दे यूज स्क्रैप आयरन विच इज इजीली अवेलेबल एंड कंपैरेटिवली चीप। ये क्या करते हैं, जो खराब आयरन है जो यूज नहीं हो रखा है, जैसे खराब हो गया, जैसे आपने कोई चीज यूज की, मान लो स्टील की प्लेट आपके घर में है बट अब खराब हो गई, अब आपने क्या किया, उसको फेंक दिया, फेंक दिया, आपने कबाड़ी वाले को दे दिया, किसी को दे दिया, उसके थ्रू ये वापस जाएगा स्क्रैप वाले के पास, वहां से वो स्टील प्लांट के पास पहुंचेगा और इसको क्या करेगा, पिघलाएगा, फिर से नई चीज बना लेगा। तो इससे क्या होगा, हमको नया आयरन फिर से आयरन ओर से नहीं निकालना पड़ा, फिर से उसको स्मेल्टिंग नहीं करनी पड़ी, फिर से उसको मैग्नीज एग्नीज से कोई इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। तो इस वजह से क्या होता है, स्क्रैप, इसलिए मिनी स्टील प्लांट का काम होता है। ठीक, सर ठीक है, मतलब रिसाइकलिंग करते हैं ये। मैं एक तरीके से रिसाइकल कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या कर रहे हो, हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होगा। ठीक, दे आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक पावर सो दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन। इनका मेन काम इलेक्ट्रिसिटी से होता है, इलेक्ट्रिसिटी हीट करते हैं और काम खत्म, कोयला वाला जलाने का कोई झंझट ही नहीं।
फिर क्या, दे नीड नॉट टू बी लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बिकॉज दे यूज स्क्रैप आयरन। आप कहीं पे भी यजूश फाइनली तुम्हारे पहाड़ों पे लगाने की फैक्ट्री मिल गई, ठीक है, तो तुम अगर इसको लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तक बस बिजली पहुंचा दो। और समझ सर गए? ट्रांसपोर्ट? हाँ भाई, ट्रांसपोर्ट तो लेके पहुंचोगे कैसे, तुम फैक्ट्री लगाने ऐसे लेके जाओगे, लकड़ी लकड़ी ऐसे ऐसे। सर वही तो कह रहा हूँ। हाँ ट्रांसपोर्ट तो होगा ही, मगर पहाड़ के ऊपर लगा सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ तुम तो फिर ट्रांसपोर्ट, फिर कहोगे सर बत्ती, फिर लाइट, फिर पानी, फिर लेबर, भाई वो तो चाहिए ही ना। मतलब हम बता रहे वहां लगा सकते हो, रॉ मटेरियल वहां ना हो तब भी एक ट्रक आएगा और आपके रॉ मटेरियल दे जाएगा, सारा सारा कबाड़ फॉर योर प्रोडक्ट्स, आपके लिए मेन वो आपके लिए वही है कबाड़। आप उसको क्या करो, मेल्ट करोगे और नया प्रोडक्ट बना दोगे। यस सर। ठीक है, समझ गया तक? अब आता है प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल इंटेंसिव, बहुत पैसा लगाएगा आपकी इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत पैसा आपका क्या करेगा उसमें लग जाएगा। फिर क्या है, एक और प्रॉब्लम क्या है, आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास नए फैक्ट्रीज अभी भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, कुकिंग कोल को और कौन सा कोल बोलते हैं, हम लोग ने पढ़ा था, कौन सा कोल है? सर आप लिग्नाइट वो सर। टाइप पूछ रहे हो? अरे बिटुमिनस कोल को बोलते हैं ना भाई, बिटुमिनस कोल को तो कुकिंग कोल बोलते हैं, है ना? यस सर। सर ये कॉमन कोल होता है, सबसे ज्यादा हाँ फाउंड होता है। सबसे ज्यादा, ठीक है, उसकी भी अवेलेबिलिटी बहुत कम है ना, हमको बहुत सारी चीजें, उससे थर्मल पावर प्लांट भी चलाना है, तो उसकी भी यस सर। अवेलेबिलिटी कमी है, एक टाइम के बाद वो भी खत्म होने वाला है। और तो सर इंडस्ट्री यूज, एंथ्रासाइट सबसे कम पाया जाता है, और वो बट सबसे सबसे बेस्ट होता है प्योर, वो सबसे प्योर भी होता है, 92% भाई कोल। हाँ, उसको प्योर होने के लिए ना हमको और कुछ मिलियन साल के लिए उसको दबे रहना पड़ेगा, और हम इतना यूज कर रहे हैं कि हम कोई कोल को एंथ्रासाइड बनने ही नहीं देंगे। बस ये बात समझ गए यस कि सर। नहीं? वो पता था ना, पीट से लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट से वो यस बिटुमिनस सर। बनता है, बिटुमिनस से फिर एंथ्रासाइड बनेगा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ प्राइसेस क्या होता है, कंट्रोल ऑफ प्राइसेस में क्या प्रॉब्लम है कि भाई जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है उसका प्राइस जो है वो मार्केट नहीं कंट्रोल, मतलब कंपनीज नहीं कंट्रोल करती है, वो मार्केट कंट्रोल करती है। इसकी वजह से क्या होता है, कई कई बार क्या कंपनीज को लॉस भी होने लगता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है, समझ में आया आप? यस सर। एक सेकंड, यस हाँ सर। एक सेकंड, हाँ मैं ओके, सॉरी यार, आवाज आ रही है, अब आ रही? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है चलो। अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। देखो इन सारी इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसमें ज्यादा पूछते नहीं, बस एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लेते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री नाम से पता चल रहा है, ये वो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जो पेट्रोलियम से ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है एक तरीके से, ठीक है। जैसे तुम्हारी पॉलीथीन हो गया, ये भी आपको पता है ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो यस सर। ऑर्गेनिक केमिकल्स डिराइव फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाइक एलपीजी, कोल, इन सब चीजों से जो मिल रहा होगा वो आपका क्या होगा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होगा। आपकी फर्टिलाइजर भी पेट्रोकेमिकल। सर हर चीज ही ज्यादातर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आजकल। हाँ सब कुछ भाई केमिकल है, केमिकल इज एवरीथिंग। एडवांटेज ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या है, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमिकली स्टेबल है, चीपर एज दे प्रोड्यूस ऑन अ मास स्केल। ये सारी चीजें क्या है, ये एडवांटेज है इसका। एडवांटेज मतलब क्या है, समझो, इकोनॉमिकली स्टेबल का मतलब क्या है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना मास स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप देखोगे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होगा, जो भी होगा एकदम आपके लेवल का ही होगा, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता। इसका रीजन क्या है, हम लोग इसको मास स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इनफैक्ट इंडिया क्या करता है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी बहुत करता है, समझ रहे हो, क्योंकि इंडिया को इससे बहुत पैसा मिलता है। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। और एक दो इंडस्ट्रीज और हैं, वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गया, आईटी इंडस्ट्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये सब बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे, एक बार रीडिंग कर लेना। मैंने खाली उतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पॉइंट्स बता दिए हैं जिससे आपके क्वेश्चन आने के 95% चांस, 95 के 98 99% चांसेस, ऊपर नीचे एक दो हो गया तो हो गया। समझ गए? यस सर। इतना समझ में आया आज वाला, कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक सर है, हम आगे लोग का पूरा कौन सर। आ गया ना समझ में? अब शायद एक चैप्टर बचा है, मिनरल्स वाला बचा है बस, और सारा खत्म हो गया। अब ये बताओ तुम लोग का कितना बचा है, तुम लोग को लग रहा है कुछ ऐसा है कि ज्योग्राफी तैयार हो गई, या ऐसा लग रहा है कि भैया अभी भी कुछ बचा है? सर मेरा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट बचा है? यस तुमको सर। वो रिकॉर्डेड क्लास मिल गई क्लाइमेट की? नो सर। नहीं मिली? नो सर। चलो ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ, तुमको रिकॉर्डेड क्लास पहुंचाता हूँ, और तुम क्या करना, उसको तुम पढ़ना, ठीक है। अगर उसमें से कोई नहीं समझ में आएगा तो तुम अगली क्लास में, अभी आज ही मैं बात करता हूँ, तुमको तुमको मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो तुम पूछ लेना, ठीक है ओके सर। सर ना? उसके बेसिक्स पता है, बस रीजनिंग में कंफ्यूजन हो जाता है। रीजनिंग कैसे, कोई क्वेश्चन कोई बताओ, कोई सर की क्वेश्चन ऐसा? मतलब जैसे साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच अलग है, अरेबियन सी ब्रांच अलग अरे है। हाँ हाँ, तब तो तुम ऐसा करो, वो एक बार क्लास देख लो, तुम्हें मुझे लगता है तो फिर तुम्हें रीजनिंग का क्वेश्चन मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर फिर भी पड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, तुम आराम से मुझे भी, मतलब प्रतीक सर के थ्रू मेरा नंबर भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। बाकी वो उसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक। ओके सर, थैंक अच्छा, यू। तुम लोग में से ये टोपो शीट कर रहे हो तुम लोग कि नहीं? यस सर, प्री बोर्ड में टोपो शीट में मेरे फुल है। फुल आ गए भैया? यस सर। धन्यवाद।
सर मुझे टोपो शीट में एक चीज पूछनी थी कि जो ओपन स्क्रब वाला एरिया होता है वहां पे ऑक्यूपेशन हो सकता है कुछ? भाई वो नाम से पता चल रहा है ओपन स्क्रब है। स्क्रब मतलब स्क्रब लैंड मतलब क्या होता है, खराब एरिया। भाई ये सर इस बार कौन मेरे आएगा। प्री बोर्ड में एक टोपो शीट थी जो आती है, मतलब मेन ही होती है वो सारी, जो बोर्ड देता है। उस टोपो शीट में क्या था, ओपन स्क्रब का एरिया था एंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग नियर द ओपन अच्छा स्क्रब। ओपन स्क्रब लैंड में देखना, वहां पे कहीं पे आपको वो मिल जाएगी। तो सर मैंने वहां पे देखा, वहां मुझे एक पुलिस स्टेशन दिखा, एक पोस्ट ऑफिस दिखा, मैंने वो ही लिखा। तो वो मैम ने भाई आंसर लोगों रॉन्ग का कर रखा था। ऑक्यूपेशन कैसे हो गया वो। आप देखो वहां पे आसपास देखो, कहीं ब्रिक ब्रिक फील्ड दिखी होगी, ब्रिक किल कहीं बनी थी। हाँ सर। ब्रिक, अरे भट्टा, ईंटे का भट्टा हाँ कहीं दिखा हाँ हाँ। बना, नहीं हाँ दिखा। सर, सर नहीं सर, था वहां पे। था भाई, वही तो ऑक्यूपेशन है वहां की, क्योंकि तो स्क्रब उसको लैंड है, खराब लैंड है, तो वहां पे क्या उसको करोगे, यही तो बस करोगे। मेंशन करना था। हाँ तुम्हें ये बताना कि वहां पे आपको ब्रिक किल दिख रही है, तो लोग वहां पे इसका काम कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रब लैंड है, खराब हो गई है। ओके सर। समझिए, वो व्हाइट कलर में होगी ना वो। यस सर, व्हाइट कलर और हाँ डॉट डॉट डॉट्स। हाँ, जहां पे आपको व्हाइट कलर की टोपो शीट दिख जाए, आप समझ लो वो जमीन खराब है या तो सूखी है। ठीक है, या फिर देखोगे रिवर के आसपास ऐसा ऐसा एरिया दिख जाएगा ब्लैक कलर में, ऐसा ऐसा, है ना। यस सर। तो ये भी यस सर। ब्रेक लैंड है, ये लैंड जो है वो खराब हो चुकी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, वो आ जाएगा समझ में।